जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जीके जीएस के चौथे प्रैक्टिस सेट में 40/40 टारगेट को लेकर आज हम 25 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। पहला प्रश्न दिया, फ्रेंच ओपन 2020 में निम्न में से किस खिलाड़ी ने महिलाओं की एकल प्रतियोगिता जीती थी। तो दोस्तों यहाँ पर दिया केटी बोल्टर या एलिना स्वतोलिना या सोफिया केनिन या ईगा स्विटेक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ईगा स्विटेक ने फ्रेंच ओपन 2020 की महिलाओं की एकल प्रतियोगिता जीती थी। और यहाँ पर अब पूछ लेते 2022 में पूछ लेगा। यदि 2022 में पूछ लेता है कि 2022 में फ्रेंच ओपन महिलाओं की एकल प्रतियोगिता किसने जीती, तो वो भी ईगा स्विटेक ने ही जीती। अगर पुरुषों की पुरुषों की जो है एकल प्रतियोगिता में, पुरुष खिलाड़ियों की एकल प्रतियोगिता में जो है 2022 में फ्रेंच ओपन का खिताब किसने दिया, तो 2022 में हमारा राफेल नडाल जी ने जीता। किसने? राफेल नडाल जी ने फ्रेंच ओपन 2022 की पुरुष एकल प्रतियोगिता जीता। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है और उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है, या बल कहलाती है, या गति कहलाती है, या त्वरण कहलाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है और उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा, लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट, लोधी वंश की नींव जो है बहलोल लोधी के द्वारा 1451 ईस्वी में रखी गई। कब? 1451 ईस्वी में रखी गई। 1451 ईस्वी में रखी गई। यहीं पर हम दो चार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं। जैसे पूछ लेता है, गुलाम वंश की नींव किसने रखी? गुलाम वंश की नींव किसने रखी? गुलाम वंश की नींव किसने रखी? तो यहाँ पर गुलाम वंश की नींव जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी। और यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है कि खिलजी वंश की नींव किसने रखी? खिलजी वंश की नींव किसने रखी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जलालुद्दीन खिलजी। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी। और पूछ लेता है कभी कभी पूछ लेता है कि हमारा तुगलक वंश की नींव किसने रखी? तुगलक वंश की नींव किसने रखी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने हमारा जो है तुगलक वंश की स्थापना की। किसकी? तुगलक वंश की स्थापना की। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की? सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खरीज खां। किसने? खरीज खां ने। ये जो हमारे दिल्ली सल्तनत के बहुत ही महत्वपूर्ण वंश थे, जो कि आपने रिवीजन कर लिए। जैसा कि एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसा पूछता है कि लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने की थी, और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, और तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, और सैयद वंश की स्थापना हमारी खरीज खां ने की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, राज्यसभा से संबंधित संविधान प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों यहाँ पर देखो, भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये दोस्तों गलत है हमारा ऑप्शन। कह रहा भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं या पदेन सभापति होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा।
तो दोस्तों ये आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो और आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है कि वो जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। किसमें लिखा है? आर्टिकल 64 में लिखा हुआ वो भारत का जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति राज्य के पदेन सभापति होते हैं। दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति की बात है तो राष्ट्रपति जो हमारा आर्टिकल 52 में होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल जो है यहाँ पर न्यायवादी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आर्टिकल जो हमारा 76 में महान्यायवादी होता है। किसमें होता है? आर्टिकल 76 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा, निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? तो दोस्तों यहाँ पर हीलियम, नियान, कार्बन या लिथियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, नियान का जो है परमाणु क्रमांक 10 है। कितना है? परमाणु क्रमांक 10 है। जैसा कि ऑप्शन में दिया है हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। और कार्बन का परमाणु क्रमांक हमारा होता है 6। कितना होता है कार्बन का? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। और दिया ऑप्शन में लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है हमारा 3। कितना होता है? 3। इसी के साथ में हम चारों के परमाणु क्रमांक जान गए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, संविधान का 100वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम 2015 द्वारा भारत और किस पड़ोसी देश की सीमा को लेकर संशोधित किया गया था? सीमा को संशोधित किया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, बांग्लादेश के बीच में हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, विचुडो नृत्य का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? विचुडो नृत्य का संबंध निम्न से मुख्यतः किस राज्य से है? दोस्तों आप नागालैंड से या गोवा से या गुजरात से या मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, विचुडो नृत्य का संबंध हमारा गुजरात से होगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, मनोज सिन्हा ने दिल्ली के उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। यहाँ पर जैसे दिल्ली की बात आई तो दिल्ली के जो है हमारा दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल हमारे विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल हमारे विनय कुमार सक्सेना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा हुआ कह रहा है कि 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जो फोर्थ हो जाएगा, काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती जो 1925 ईस्वी में घटित हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, दीपा मलिक रियो ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट थी, मतलब किस वर्ष में? तो राइट आंसर हो जाएगा 2016 में। दीपा मलिक 2016 में रियो ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बनी। और जो हमारा दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर शॉर्ट पुट से। किससे? शॉर्ट पुट से दीपा मलिक का संबंध है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित हैं? दोस्तों पियरे डी कार्बेटिन द्वारा या मोहम्मद अली या लियो टॉलस्टॉय या अरस्तू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। जरा अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया कर्नाटक या तमिलनाडु या केरल या आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, तमिलनाडु से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा, रचना दो आप निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच है?
सतलज और व्यास के, या रावी और चेनाब के, या घाघरा गंगा और घाघरा के, या सिंधु और झेलम के। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, रचना दोआब रावी और चेनाब के बीच में स्थित है। किसके? रावी और चेनाब के बीच स्थित है। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, एनी जैदी को के लिए 9 डॉट्स पुरस्कार सम्मानित किया गया। 2018-19 या 2021-22 या 19-20 या 20-21। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा 19-20 में। कह रहा एनी जैदी को 2019-20 के लिए 9 डॉट्स पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, वसंत विषु यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का कौन सा पहला महीना शुरू होता है। दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चैत्र। क्या हो जाएगा? चैत्र से जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार जो है हमारे भारत का पहला महीना शुरू हो जाता है। और इसका आखिरी महीना हमारा कौन सा होता है? फाल्गुन। कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। तो दोस्तों इसका राइट हमारा थर्ड हो गया, चैत्र। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय निम्न इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे लक्ष्य से 0.5 पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है? FAR अनुच्छेद, या गारंटी अनुच्छेद, या राहत कार्य अनुच्छेद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? चत्रु से, या खजुराहो से, या मांडू से, या सांची से। दोस्तों इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। सांची का स्तूप जो है अशोक ने ही बनवाया था। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले? तो दोस्तों इसको देखते हैं 1932 में, या 1945 में, या 1941 में, या 1939 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, 1941 ईस्वी में। आज 23 जनवरी है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस मनाते हैं। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1897 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, द्वैधाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर फर्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। द्वैधाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर दो फर्मों का प्रभुत्व अनन्य नियंत्रण होता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम 2020 में IPL का खिताब जीतकर 5 बार खिताब जीतने वाली पहली IPL टीम बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, मुंबई इंडियंस जो है इसने 5 बार IPL का 5 बार खिताब जीता है। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। और जो IPL का 2021 में जो है इसका खिताब किसने जीता था? तो इसका खिताब हमारा चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। और यहाँ पर 2022 की बात कर लेते हैं कि 2022 में IPL का खिताब किसने जीता? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात टाइटंस। किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने जीता। किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने जीता। और हमारा इसकी उप विजेता टीम हमारी राजस्थान रॉयल्स रही। कौन रही? राजस्थान रॉयल्स रही। और हमारे जो इसके गुजरात टाइटंस के कैप्टन जो हमारे थे हार्दिक पांड्या थे। कौन थे? हार्दिक पांड्या थे। कौन थे? हार्दिक
पांडे थे। कौन थे? हार्दिक पांडे थे। पढ़ते हैं दोस्तों आईपीएल की और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पूछ लेता है कि जैसा पूछ लेता है कि ऑरेंज कैप किसने जीता? ऑरेंज कैप किसने जीता? ऑरेंज कैप किसने जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जोस बटलर ने। ऑरेंज कैप किसने जीता? ऑरेंज कैप हमारा जोस बटलर ने जीता। किसने जीता? जोस बटलर ने जीता। और पूछ लेता है पर्पल कैप किसने जीता है? पर्पल कैप किसने जीता है? पर्पल कैप हमारा यजुवेंद्र चहल जी ने जीता। किसने जीता? यजुवेंद्र चहल जी ने जीता। किसने जीता? चहल जी ने जीता। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया है हमारा, जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्ययों को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? विस्तारवादी राजकोषीय नीति या संविदात्मक राजकोषीय नीति या तटस्थता राजकोषीय नीति या संविदात्मक और विस्तारवादी राजकोषीय नीति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, भारतीयों के लिए स्वास्थ्य और फिट जीवन शैली का मार्ग प्रशस्त करने के लिए फिटनेस गतिविधियों और खेलों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के उद्देश्य से भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए फिट इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 अगस्त 2019 में फिट इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, देश की प्राचीन झीलों में एक लेडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? चेन्नई में या भोपाल में या लखनऊ में या वाराणसी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, देश की प्राचीन झीलों में एक जो है लेडिया तालाब जो हमारी कहाँ है? भोपाल में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, सिक्किम जो है हमारा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगर आपसे पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो इसका राइट आंसर हमारा गोवा हो जाता है। क्या हो जाता? गोवा। और यदि पूछ लेता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो कौन सा राज्य, तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाता? तो हमारा राइट आंसर राजस्थान हो जाता। कौन सा हो जाता? राजस्थान हो जाता। ये 4 जो हमारे लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप सभी से पूछ लेता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता हमारा बिहार। कहाँ हो जाता? बिहार। और आप सभी लोग, और जो हमारा सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है। आप इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। और आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के लिए एक प्रश्न दिया जाता है कि सर्वाधिक वन प्रतिशतता के मामले में किस राज्य में? सर्वाधिक वन प्रतिशतता के मामले में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ ये हमारा सेशन समाप्त होता है। और यदि आपको ये सेशन पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।